अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एफपीएससी के वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया था और वो पास हुए हैं, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई गई है ताकि उनको बताया जा सके कि एफपीएससी का इंटरव्यू कैसे होता है और रिटन टेस्ट के बाद किस तरह का प्रोसेस होता है जिसके बाद आप लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे इंटरव्यू डेट्स को। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि रिटन टेस्ट के बाद का प्रोसीजर क्या होता है, इंटरव्यूज के लिए किस तरह कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, कि एक सीट के अगेंस्ट कितने लोगों को बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन कैसे होती है, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कैसे करनी है और इंटरव्यू पैनल मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चंस करता है। तो अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर किया है या फिर आप किसी भी सूरत में एफपीएससी के इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसको एंड तक देखिएगा, आप लोगों के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश की गई है। अब होता यह है कि एफपीएससी में इंटरव्यू की जो अहमियत है वो रिटन टेस्ट से भी ज्यादा है। यानी कि अगर आपके पास रिटन टेस्ट के मार्क्स 100 थे तो इंटरव्यू के मार्क्स 200 हैं और एकेडमिक्स के मार्क्स नहीं है, तो आपकी सिलेक्शन में इंटरव्यू का किरदार सबसे ज्यादा है। तो आपने अपनी कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है तो दूसरा बड़ा कदम आपका मुंतजिर है। तो हमारी कोशिश होगी कि आपको मुकम्मल रहनुमाई दे सकें। सबसे पहली बात, हम एफपीएससी में बॉटनी, बायोलॉजी और जोलॉजी को स्पेशली डील करेंगे और इस वीडियो में ज्यादातर हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे। एसएसटी, टीजीटी का रिजल्ट आया है और लेक्चरर का रिजल्ट आया है, तो उस सूरत में जो भी कैंडिडेट हमारे पास तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यूज की, उनकी तैयारी के लिए सेशंस शुरू किए जा रहे हैं। जोलॉजी का जिनका मेजर है उनके लिए सर मुबशर का सेशन है और जिनका बॉटनी मेजर है उनके लिए मैं तैयारी करवाऊंगा और बायोलॉजी जो है वो हम इसको मिलके करवाएंगे। इसमें तैयारी का जो तरीकेकार है वो ये है कि मॉक इंटरव्यू सेशन होगा 2 महीनों का। 2 महीनों में 20 से 25 मॉक इंटरव्यू सेशंस होंगे जिसमें पर्सन टू पर्सन इंटरव्यूज किए जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब होगा यह कि हर एक सेशन में अगर फॉर एग्जांपल 20 कैंडिडेट्स हैं तो हम पहले से इंटरव्यू शुरू करेंगे, 20 के 20 लोगों का इंटरव्यू करेंगे और आपके इंटरव्यू से आप अपने आप को जज करेंगे और दूसरों के इंटरव्यू से आप असेस करेंगे कि आपका इंटरव्यू आपके कंपटीटर्स के मुकाबले में कहां पे खड़ा है और उसमें कौन सी चीजें हैं जो फर्दर इंप्रूव करने की जरूरत है। ये इंटरव्यू सेशंस होंगे गूगल मीट या जूम के थ्रू, तो एक ऑनलाइन प्रॉपरली सिस्टम होगा जहां से आप इंटरव्यूज की तैयारी करेंगे, क्योंकि तरीकेकार यही है, आपने इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में रिटन टेस्ट में फर्क ये होता है कि इसमें आपकी तालीमी काबिलियत का इम्तिहान हो रहा होता है, आपकी शख्सी काबिलियत का इम्तिहान हो रहा होता है कि आप शख्सी तौर पर पर्सनैलिटी वाइज कितने बेहतर इंसान हैं, और इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा होता है कि आप कितने शार्प माइंडेड हैं, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे बर्दाश्त करते हैं, आप किसी बिहेवियर को कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो मद्देनजर रखनी होती हैं। तो हमारे इस सेशन में हमारा असल टारगेट ये होगा कि हम उन चीजों को फोकस रखें। तैयारी का तरीकेकार ये होगा कि टॉपिक वाइज मॉक इंटरव्यूज होंगे शुरू में, कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से कवर किए जा सके। और जब सारे टॉपिक वाइज मॉक इंटरव्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो एट द एंड फुल सिलेबस में से आपके फुल ड्रेस जो इंटरव्यू सेशंस होंगे वो होंगे ताकि आपके इंटरव्यू की एक मुकम्मल रिहर्सल हो सके। तो हम प्रॉपरली इन सेशंस के थ्रू आपको इंटरव्यूज की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप ये हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जोलॉजी के लिए राब्ता कर सकते हैं, जोलॉजी और बायोलॉजी के लिए आप हमारे किसी भी नंबर में राब्ता करें, इवन बॉटनी के लिए भी। तो ये 2 नंबर है 0342447091 या फिर 03047453 फी 5000 है और 2 मंथ का सेशन है। तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को भरपूर तैयारी करवाई जाएगी। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में गाइड करता हूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करता हूं। सबसे पहले ये इंटरव्यूज कब होने हैं। रूटीन में एफपीएससी का कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। समटाइम 6 महीने बाद होते हैं रिटन टेस्ट के रिजल्ट आने के, कभी 7 माह बाद होते हैं, कभी 2-3 माह बाद होते हैं। लेकिन रिसेंटली एफपीएससी ने लगाई है एक स्पीड और जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेटर जो है वो आना शुरू भी हो गए हैं। तो इसलिए जो कैंडिडेट्स हैं इनको चाहिए कि इन टाइम तैयारी के प्रोसेस में एंटर हो जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको 7-8 महीनों का टाइम मिले, हो सकता है कि आपके 2 महीने के बाद इंटरव्यूज हो जाएं। तो यहां पर हम सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है और आप लोगों को दिखाना भी कि अभी 2025 का आगाज है। तो
रीसेंट रिजल्ट्स में ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हमारे वो कैंडिडेट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जिन्होंने टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे नाम हैं। इसी तरह लेक्चरर बॉटनी में हमारे पास ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया है। इनमें जो ओवरऑल सेकंड और थर्ड पोजीशन है वो भी हमारी है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है। नेक्स्ट ये वो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जोलॉजी में रिटन टेस्ट क्लियर किया है। ये लेक्चरर जोलॉजी का रिजल्ट है और आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में कैंडिडेट्स हैं। तो ये रिटन टेस्ट क्लियर करने वाले लोग हैं, इन्होंने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने इनको इनकी मेहनत का सिला दिया है। हमारी कोशिश होती है कि अपना बेस्ट दें और बदले में जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर वो भी साथ दें तो एक बेहतर रिजल्ट आने की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि हमारी मेथडोलॉजी ये होगी कि हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे, एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू चलेंगे और एट द एंड फुल ड्रेस फाइनल इंटरव्यूज भी होंगे ताकि कोई कमी बाकी रह ना जाए। अब आते हैं आपकी क्यूरीज की तरफ। पहली क्यूरी तो मैं आंसर कर चुका कि आपका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू जल्द हो सकता है या थोड़ा लेट भी हो सकता है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, लेकिन आपको जल्दी की उम्मीद रखकर इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, एक लिस्ट आई है पासिंग स्टूडेंट्स की, एफपीएससी ने सब्जेक्ट वाइज जिन जिन केसेस का रिजल्ट दिया है उनकी लिस्ट आ चुकी है। अच्छा, अब ये रिजल्ट आप कहां से देख सकते हैं, ये आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वहां पर मेरिट लिस्ट पड़ी है, वहां पर उन कैंडिडेट्स की लिस्ट पड़ी है जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है। और फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये लिस्टें कौन सी हैं और किस केस का रिजल्ट आया है, तो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, आप अगर हमसे राब्ता करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये लिस्टें कहां पर पड़ी हैं, तो हम आपकी उस सिलसिले में प्रॉपरली रहनुमाई जो है वो कर देंगे। तो आप इन नंबर्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं, इस पे नंबर पे राब्ता कर लें या फिर इस नंबर पे राब्ता कर लें, हम आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई कर देंगे। अच्छा चलें, अब आप लोगों ने लिस्ट देख ली पासिंग स्टूडेंट्स की। अब शॉर्ट लिस्ट उन्होंने कैसे करना है इंटरव्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सीटें हैं तो इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाने वाले हैं, तो ओपन मेरिट में हर सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर 2 सीटें हैं तो 10 लोगों को बुलाया जाएगा। ये ओपन मेरिट का केस है। लेकिन अगर सीटें किसी कोटा पर बेस कर रही हैं तो हर सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर 2 सीटें हैं तो 3 लोगों के हिसाब से टोटल 6 टॉपर्स को बुलाया जाएगा। पासिंग स्टूडेंट्स में से जो टॉपर होंगे उनको बुलाया जाएगा। अगर 10 सीटें तो यहां पर 50 और यहां पर 30 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ओपन मेरिट में हर सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को और कोटा बेस सीट्स में हर सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को बुलाया जाता है। तो ये वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि बुलाए जा सकते हैं। अब होता क्या है कि आपका रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद डायरेक्टली वो आपको कॉल लेटर इंटरव्यू का नहीं भेजेंगे। सबसे पहले वो खुद शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको हम बुला सकते हैं। तो वो उनको ईमेल्स करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। तो उन कैंडिडेट्स ने क्या करना है कि अटेस्टेड कॉपीज जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स की जितनी वो रिक्वायर करें ईमेल में वो आपने उनको भेजनी होती हैं। तो अगर आप रिटर्न रिजल्ट में टॉप पर हैं तो अभी से अपनी लिस्टें, अपनी अटेस्टेड कॉपीज के जो सेट्स हैं वो बनाकर रख लें, क्योंकि वो आपसे कभी भी मंगवाए जा सकते हैं और ड्यू डेट के अंदर अंदर वो भेजने बहुत जरूरी होते हैं, बल्कि वहां पर पहुंचने जरूरी होते हैं। अगर आप नहीं पहुंचा सकेंगे तो फिर वो आपको कंसीडर नेक्स्ट नहीं करेंगे। तो पास होने के बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वो आपको ईमेल करेंगे ताकि आप अटेस्टेड कॉपीज जो है वो डॉक्यूमेंट्स की उनको भेज सकें। इसके बाद अब यहां पर आप देख सकते हैं कि उनका तरीकेकार क्या है, उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपकी डिग्रीज हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, आपके पास जो भी डिग्रीज है। रिजल्ट कार्ड भी चल जाते हैं, डीएमसी भी चल जाती है। डिग्री हो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी डीएमसीज और डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैटर करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका CNIC यानी कि आपका कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये चाहिए होता है। 2 अदद आपकी तस्वीरें चाहिए होती हैं। अगर एफपीएससी वालों ने एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है, वो उस अदारे के हेड की तरफ से होगा। लेकिन अगर मांगा गया है, अगर नहीं मांगा गया तो जरूरत नहीं है। ये लेक्चरर के लिए, टीजीटी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे जाते।
तो वो इंतजामी पोस्टों के लिए होते हैं मोस्टली, यहां पे नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपसे एनओसी मांगा जाएगा कि आपने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी अप्लाई करते वक्त। उनकी जो कॉपीज हैं वो आपको चाहिए हो सकती हैं, या आपकी पब्लिकेशन या रिसर्च पेपर्स हैं उनकी कॉपीज रिक्वायर्ड होती हैं। फिर जिन केसेस में टेस्ट नहीं होते, यानी कि कुछ इस तरह की रिक्रूटमेंट्स होती हैं एफपीएससी की जिसमें टेस्ट नहीं होते, तो उसमें वो रसीद इंटरव्यू के टाइम पे मांगते हैं, जबकि जिन लोगों ने रिटर्न टेस्ट दिए हैं उनकी रसीद तब चेक हो चुकी है, तो यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये वो बायोडाटा है जो एफपीएससी आपसे मांगता है। तो अब आपको जब ये कहा जाए, आपको ईमेल की जाए, तो आपने ये डाटा विद इन द पीरियड उनको भिजवा देना है एफपीएससी वालों को, और इसमें आपने लेट नहीं करना। और ये बायोडाटा फॉर्म जो है ये आपने साथ लगाकर भेजना है। बायोडाटा फॉर्म आपको एफपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, और इसमें आपने वही डाटा एंटर करना है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किया था, यानी कि उस वक्त जो आपकी फाइनल डिग्री थी आपने वही एंटर करनी है। अब बाद में आपने अगर कोई डिग्री ले ली है तो वो यहां पर मैटर नहीं करेगी, और वो यहां पर काउंट भी नहीं होगी। तो ये सारा वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज है जो आपने भेज देनी है। जब आपने भेज दी कॉपीज, तो अब वो उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो आपको वेरीफाई कर देंगे, और उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है, वो अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है, या कोई फेक डॉक्यूमेंट है, बोगस एंट्री है, तो उस सूरत में वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे और आपसे नीचे वाले कैंडिडेट को कंसीडर कर लेंगे। जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल के रखने, वो बिल्कुल भी नहीं भेजने, वो आपने इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ लेकर जाने। तो ये वो है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो आपको चाहिए होती हैं। तो तरतीब से चलते हैं। आपका रिटर्न का रिजल्ट आ गया, नंबर ऑफ सीट्स के मुताबिक उन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि उन्हें कितने लोगों से राब्ता करना है, उन लोगों से वो डाटा मंगवाएंगे, जिनका डाटा जाएगा, जिनके ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, फिर वो उनको स्क्रूटिनाइज करके फिर वो इंटरव्यू कॉल लेटर्स भेजेंगे, और फिर बाकी बाद में काम शुरू होगा आप लोगों का। तो ये एक चीज हो जाएगी। अब वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेज देते हैं, आप मेरिट में टॉप पर हैं, तो अब आ जाती है इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू की तैयारी में बहुत सारी चीजें हैं। इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ये सारी चीजें बताने के लिए हम लोग मौजूद हैं। आप लोग हमसे राब्ता कीजिएगा। सेशन में हम आप लोगों को मुकम्मल चीजें डिटेल के साथ समझाएंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि वो जो दिल में झिझक होती है, परेशानी होती है, क्या हो जाएगा, किस तरह का माहौल होगा, क्या पूछा जा सकता है, अगर मैंने ये आंसर किया तो क्या ये ठीक आंसर होगा, कितना आंसर देना काफी होता है, ये सारी की सारी चीजें ये प्रैक्टिस के थ्रू होती हैं। ये इस तरह एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाई नहीं जा सकती, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो उसके लिए हमारा सेशन है। लेकिन कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस है जो आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू से पहले कौन सी चीजें मैटर कर रही होती हैं। एक चीज मैटर कर रही होती है कि आप लोगों के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस वक्त साथ हो, और कोशिश करें कि तब भी अटेस्टेड कॉपीज का एक सेट अपने साथ रखें, ओरिजिनल भी साथ रखें और अटेस्टेड कॉपीज भी। दूसरे नंबर पे अपना ड्रेस कोड। इंटरव्यू से पहले आप लोगों ने सोच लेना है कि आपका ड्रेस कैसे होना चाहिए। खैर ये भी चीज हम सेशन में साथ साथ आप लोगों को गाइड करेंगे कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बेहतर होते हैं, किस तरह का ड्रेस हो जो अच्छा समझा जाता है, कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठग ठग वाले जूते नहीं होने चाहिए, या कौन सी चीजें, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बेसिकली आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड बहुत मैटर करता है। यह बताता है कि आप कितने सीरियस हैं अपनी जॉब को लेकर। आप फूलों वाली शर्ट पहनकर गए हैं या आप एक अच्छी ड्रेस शर्ट पहनकर गए हैं, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में इन चीजों की बड़ी अहमियत है। तीसरे नंबर पे है कि इंटरव्यू पर जब आपने जाना होता है तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचे। आपको 8 बजे पहुंचने का कहा गया, आप 7 बजे पहुंचे, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो आप अपना बहुत सारा कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज कर जाएंगे, तो बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि घर से जो आपका निकलने का टाइम हो वो इस तरह हो कि अफरा तफरी में नहीं, बड़े आराम से, सुकून से, तहम्मुल से, बगैर ओवर स्पीडिंग किए आप टाइम से, खैरियत से, सलामती से पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें काउंट होती हैं। कंपोज्ड रहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो आपने इस कंपटीशन में बहुत सारे लोगों से आगे निकल के दिखाया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी के हाथ में बहुत ज्यादा डिग्रियां,
बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस, किसी की लिखी हुई किताबें देखकर परेशान नहीं होना, किसी का कद काट, किसी की पर्सनैलिटी देखकर परेशान नहीं होना। आप जो हैं सो हैं, आपने उसी को इंप्रोवाइज करके, आपने उसी को ग्रूम करके चलना है। तो आपने कंपोज रहना है। तो आप जहां तक पहुंचे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को आगे भी कामयाब करेगा। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। लोग पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने इजी रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो बड़ी चीजें ठीक होंगी। आप जब लिबास पहन के जाएंगे तो आपके पहनावे में जो सबसे खूबसूरत चीज होगी वो आपके चेहरे का एतमाद और आपकी मुस्कुराहट होगी। अगर आप पूरे एतमाद हैं, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो ये इस बात की निशानी है कि आप परेशान नहीं हैं, आप घबराए हुए नहीं हैं, और आपको यह टेंशन नहीं है कि अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हुई तो क्या बनेगा, दुनिया तो नहीं लुट जाएगी। इस तरह की कोई बात आपके जहन में नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, इजी होकर जाना है और इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। हमने मास्टर्स वालों को एमफिल पीएचडी लोगों के मुकाबले में सिलेक्ट होते देखा है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 4 दफा सिलेक्ट हुआ हूं और चारों दफा मेरे कंपटीशन में एमफिल और पीएचडी लोग मौजूद थे और ऐसे लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एमफिल और पीएचडी है तो ये कोई नक्स है, कोई खामी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमफिल और पीएचडी होना बहरहाल एक अच्छी चीज है, लेकिन मास्टर्स लोगों को एक बड़ी तादाद में 50% लोग जो सिलेक्शंस हैं वो हमने मास्टर्स लोगों की होते देखी हैं, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वालों की। तो अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो बेफिक्र रहें, इजी होकर जाएं, आप लोगों की कामयाबी के सिलेक्शन के बड़े चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है इंटरव्यू के दौरान क्या होता है। इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है आप लोगों की एंट्री। तो आपने जब वहां पर एंटर होने लगना है, वो आपसे टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जो है वो मांग सकते हैं, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं बाहर ही। वो जो चीज मांगे वो आपने उनको हैंड ओवर कर देनी है, वो इंटरव्यू कमेटी को अंदर पहुंचा देते हैं। दूसरे नंबर पे जब आपने अंदर जाना है तो आपने इजाजत लेकर अंदर एंटर होना है। तो मैं आई कम इन सर कह दें, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बड़े तहम्मुल से कहें। फिर उनके पास पहुंचे, उनको सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम कहें, हैंडशेक करना ना शुरू कर दीजिएगा कि पहले आपके साथ, फिर आपके साथ और फिर आपके साथ। तो सबके साथ हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है। मजलिस के आदाब, महफिल के आदाब ये हैं कि अस्सलामु अलैकुम कहें, जब बाकी के लोग मौजूद हों सबसे बारी बारी हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है। तो इजी होकर सलाम करें। फिर वो मोस्टली आपको कह देते हैं बैठने का, लेकिन अगर नहीं कहते तो इजाजत लेकर बैठें। कुर्सी को घसीटें नहीं, कुर्सी को आराम से पीछे करें और ठीक तरीके से बैठें। यानी कि हमने ना नागवार माहौल नहीं बनाना होता, अनप्लीजेंट माहौल नहीं बनाना होता। घसीटती कुर्सियां किसी को भी अच्छी नहीं लगती, उनकी आवाज बुरी ही लगती है। उसके बाद अगर आपके हाथ में कोई फाइल या डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको अपनी लैप में रखें, अपनी गोद में रखें, उनकी टेबल पे ना रख दें। फिर अपने हाथ जो है उनको इस तरह मरोड़ना नहीं, उनको दबाना नहीं, इस तरह आप वो पटाखे नहीं निकालने, अपनी टांगे नहीं हिलानी और अपने चेहरे पर इस तरह हाथ नहीं लगाने शुरू कर देना, ऐसे नहीं करना शुरू कर देना, कुछ भी नहीं करना। नर्वसनेस बिल्कुल भी शो नहीं करनी, कॉन्फिडेंट होकर, इजी होकर, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाएं। आप लोग बहुत अच्छा और बहुत इजी महसूस करेंगे। उसके बाद ये आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। ये नहीं कि हर बात में हंसना शुरू कर देना है और उन्हें लगे कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। नॉर्मल रहें, सीरियस होकर उनकी बात सुने और जहां पर आपको लगे कि मुस्कुराहट होनी चाहिए तो चलनी भी चाहिए। अच्छा, तो अब आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनकी हर एक बात का जवाब दें, उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनें। जब वो सवाल करें तो अपनी तवज्जो का इजहार करें, यानी कि पूरी तवज्जो से सुनें। और जब आपको बात समझ में आ जाए, उनकी बात मुकम्मल होने दें और जब उनकी बात मुकम्मल हो जाए तो आंसर करें और धीमे अंदाज में ठहर के पुरसुकून होकर बात का जवाब दें। अगर वो आपकी बात को कहते हैं कि ठीक है, दैट्स गुड। अगर वो एतराज करते हैं तो जहन पर जोर डालें कि क्या वाकई ही आपकी बात ठीक है, लेकिन ये ना कहें कि मुझे लगता है कि इसका जवाब यूं है, शायद इसका जवाब यह है। इस तरह के अल्फाज का नहीं, वो एतमाद के साथ जो आपको आता है वो बताएं और जो आपको नहीं आता वहां पर कह दें कि ये चीज मुझे नहीं पता, ये मेरी नजर से नहीं गुजरी, या बाय चांस मैं पढ़ नहीं सका ये वाला एक बात। हर एक बात पे तो डेफिनेटली आप नहीं कहेंगे, कोई एक दो सवाल ऐसे होंगे ना कि जिनका आपको जवाब ना आता हो। अगर हर बात के जवाब में कहेंगे तो उनकी तरफ से भी जवाब आपको मिल जाएगा।
फिर प्रिसाइज रहें अपने आंसर में, बात लंबी चौड़ी ना करें, बात को ज्यादा फैलाएं नहीं। आपसे जो पूछा गया है आप उसी का जवाब दें। तो अगर आप इस तरह आंसर देंगे तो वो एक बेहतर जेस्चर जाएगा आपकी तरफ से कि आपको सारी चीजें सही से पता है। सब्जेक्ट अपना तैयार करके जाएं। टीजीटी बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आपकी तैयार हो, अच्छे से तैयार हो, कमी ना छोड़कर जाएं। वो आपसे कह सकते हैं कि डायग्राम बना दें, ये पेज पकड़े बनाएं इस पे, या फिर वो हो सकता है कि आपसे कहें कि ये साइकिल बना दें, या फिर वो हो सकता है कि इस टॉपिक पर बोलें 5 मिनट। तो आपको हर लिहाज से तैयार होना चाहिए। आप टीचर सिलेक्ट होने जा रहे हैं, टीजीटी ग्रेजुएट टीचर्स हैं, लेक्चरर्स जो हैं वो कॉलेज लेवल के टीचर्स हैं। तो ये उनको एक अच्छा टीचर चाहिए जिसका कम्युनिकेशन पावर भी स्ट्रांग हो। तो आपका अगर सब्जेक्ट तैयार होगा तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन पावर खुद ही बन जाएगी। रिसर्च सेंटर्ड क्वेश्चंस, आपसे रिसर्च से रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है रिसर्च के बारे में, अगर आपने रिसर्च कर रखी है। ये पार्क की जो सीटें थी ये उनके लिए है, पार्क की डिटेल्स ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों से पूछा जा सकता है आपके इदारे के बारे में, यानी कि आपसे हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको एफपीएससी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। तो ये इंटरव्यू के दौरान पूछी जाने वाली बातें हैं, और इंटरव्यू के दौरान जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट पूछें, वो बहुत सारे इधर उधर के सवाल भी करते हैं। वो पॉलिटिकल नोयत के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल इवेंट्स से रेलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के। उस दिन का अखबार आप लोग एक नजर से, अगर मेजर हेडलाइंस जो पहले 2-3 सफ़ों पे होती हैं, स्पोर्ट्स पेज पे होती हैं, वो एक नजर देख लें। 2-3 दिन के अखबार सिर्फ 5-5 मिनट देख लें तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपने वहां से देखकर चलना है ताकि आप लोगों को वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो। इंटरव्यू के बाद इजी होकर निकलें। ये ना सोचें कि आपका इंटरव्यू शॉर्ट था, किसी का लॉन्ग था, या आपका लॉन्ग था, किसी का शॉर्ट था। आपने इजी होकर बाहर निकलना है, अपने आप को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करते हैं, और परफॉर्म करके अब आप आ चुके हैं। अब जो होना है वो हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ ना कुछ बेहतर जिंदगी में डिसाइड किया होता है, तो वो हमारे हिस्से में आ ही जाता है। बस हमें उस तक पहुंचने की कोशिश करनी होती है और पॉजिटिव वे में करनी होती है। तो इस सफर में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको बेहतर रहनुमाई दे सकें और आपकी सिलेक्शन में आपके मददगार बन सकें। अब जिस तरह रिटन टेस्ट था, तो रिटन टेस्ट की तैयारी तो घर बैठे भी की जा सकती है, लेकिन जब आपने सेशंस के थ्रू की तो जिन कैंडिडेट्स की वो पीछे मैंने लिस्टें दिखाई हैं, उन सबका फीडबैक था कि थैंक यू सर, आपने हमें रहनुमाई भी दी, हमें ये भी बताया क्या पढ़ना है और कहां कहां से पढ़ना है। डेफिनेटली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए तो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तभी तो किताबें घर बैठकर पढ़ सकते थे ना। वहां पर पढ़ने का एक मकसद ये होता है कि हमसे एक्सपीरियंस लोग मौजूद होते हैं। तो अगर हम लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज खुद क्लियर किए हैं, और ये मैंने आपको 2025 की लिस्टें दिखाई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये कम से कम 35-40 स्टूडेंट्स हैं जो कि 3 सब्जेक्ट्स में हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम रेलिवेंट वीडियोज में एड्रेस करेंगे। तो ये इन 20-25 दिनों का रिजल्ट है। तो अगर ये इतने सारे कैंडिडेट्स रिटन में पास हुए हैं तो किसी रहनुमाई की वजह से हुए। तो ये सेशंस का मकसद भी यही है कि इंटरव्यू के लिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाया ना करें। यानी कि आपने रिटर्न क्लियर कर लिया है, अब आप कामयाबी से सिर्फ एक कदम के फासले पर हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसमें जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं करें, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को उसमें मुकम्मल हेल्प की जाए। तो हमारे सेशन का आगाज बहुत जल्द होने जा रहा है, 25 जनवरी से हम सेशन शुरू कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द इन सेशंस का हिस्सा बने। 5000 फीस है, 2 महीने का सेशन है, और इसमें आपको इंटरव्यूज की डिटेल में तैयारी करवाई जाएगी, और 2 महीनों के अंदर ये 20 से 25 इंटरव्यू के सेशंस होंगे, और हर एक कैंडिडेट के बार बार इंटरव्यूज होंगे ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और जब वो दूसरों के इंटरव्यू सुनेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज थी जो उसके इंटरव्यू में मजीद बेहतर होनी चाहिए। तो ये वो वीडियो थी जिसमें हमारी कोशिश रही है कि आपको एफपीएससी इंटरव्यू से रेलेवेंट डिटेल में गाइड किया जा सके और आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जा सके। मजीद अपने आप को बेहतर करने के लिए हमारे सेशंस का हिस्सा बने ताकि आप इस सुनहरी मौके से फायदा उठा सकें। सो वीडियो का अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।